हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दहन तथा ज्वाला। आई होप आपको बाकी के लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा आज का यह क्लास पसंद है तथा दहन और ज्वाला से संबंधित सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपने आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था दहन और ज्वाला, यानी कि हम आज जो भी पढ़ेंगे वो दहन और ज्वाला से संबंधित ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दहन किसे कहते हैं। दहन यानी कि किसी पदार्थ का ऐसे जलना। जब कोई पदार्थ जल रही होती है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ जल रही है या उस पदार्थ का दहन हो रहा है। आइए बाय डेफिनेशन इसके जानते हैं। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। ऐसे कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब जलता है उसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत अनिवार्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जल नहीं पाता है। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उसमें से देखिए ऊष्मा उत्पन्न होता है तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। देखिए जलता है तो वो तो चमकता ही है, जिससे हमें प्रकाश उत्पन्न होने की संभावना मिलती है तथा ऊष्मा यानी उससे हमें ताप की प्राप्ति होती है, जिससे हमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता दिखाई देता है। तो जलने की इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे में चलते हैं, वायु में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा इससे ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। जो हमारा सल्फर होता है, जब हम इसे, ये मान लीजिए ये हमारा सल्फर हो गया, जब हम इसे वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस बनता है, जिसके साथ साथ हमें ऊष्मा की प्राप्ति भी होती है तथा प्रकाश की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह हमने जाना कि दहन की क्रिया क्या होती है, कि दहन में कोई पदार्थ को जलाया जाता है जिससे हमें ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो अब हम बढ़ते हैं, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए सभी पदार्थ दहनशील नहीं होते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब दहनशील नहीं होते हैं क्योंकि ये सब जलते नहीं हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते हैं, जिसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। दहनशील पदार्थ में आपको शॉर्ट रूप में याद करना होगा तो ऐसे याद कीजिएगा, दहनशील यानी कि जो पदार्थ जल जाए वो दहनशील होता है। बाय डिफिनेशन, दहन में जो पदार्थ जलता है या दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसे हम दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया हमारा लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया इत्यादि। या कोई लकड़ी को आप ले लीजिए, वो तो हमारा, हम देखते हैं कि लकड़ी हमारा जल जाता है, कागज़ भी हमारा जल जाता है। जो पदार्थ जल जाता है उसे हम दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि दहनशील पदार्थ जो जल जाता है उसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं, और अदहनशील इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है। दहनशील में था जो पदार्थ जल जाए, और अदहनशील में हमारा हो जाएगा कि जो पदार्थ नहीं जलता है उसे हम अदहनशील पदार्थ कहते हैं। बाई डिफिनेशन भी हम देखें तो देखिए, दहन की क्रिया में जो पदार्थ नहीं जलता है, यानी कि जब हम दहन की क्रिया करते हैं तो वैसा पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये सभी पदार्थ अदहनशील पदार्थ होते हैं क्योंकि आप इन्हें जलाने की कोशिश करिएगा तो ये नहीं जलते हैं। और हमारा दहनशील में था जो लकड़ी था, वो कागज़ था, आपने देखा होगा कि वो जल्दी से जल जाता है। लेकिन ईंट, पत्थर, बालू जो होता है वो हमारा जलता नहीं है। भले ही वो आपको अगर उसे आग में डालेंगे या उसे जलाने की कोशिश करेंगे तो वो तप्त हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, परंतु वह जलता नहीं है, उसमें से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है या ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन संभव है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, कुछ ऐसी भी दहन की क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है। अब हम जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि दहन की क्रिया प्राय वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तब भी दहन की क्रिया हो सकती है। फॉर द एग्जाम्पल, आप मैग्नीशियम धातु ले लीजिए। एक मैग्नीशियम धातु है,
जब नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। देखिए, हमारा एक मैग्नीशियम धातु हो गया, यह नाइट्रोजन में भी जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। जैसा कि हमने देखा कि मैग्नीशियम हमारा जो होता है, ये हमारा जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है। यहाँ पर यह मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है और इसमें भी प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि दहन में, जैसा कि हमने पढ़ा था, दहन की क्रिया में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर दहन होता है तो यह स्वाभाविक है कि उसमें से प्रकाश और ऊष्मा अवश्य उत्पन्न होगी। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है दहन का पोषक किसे कहते हैं। जैसे ऐसे आप समझ लीजिए, दहन का पोषक यानी उसे कहा जाता है जो दहन की क्रिया में सहायक होते हैं या दहन की क्रिया को करने में मदद करते हैं, उसे हम दहन का पोषक कहते हैं। जैसे वायु भी एक दहन का पोषक ही है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में ही दहन होता है, तो वो दहन की क्रिया को करने में मदद करती है, इसलिए वो हमारा दहन का पोषक हो गया। आइए अब इसे डिफिनेशन के थ्रू भी समझते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें दहन का पोषक कहा जाता है, जैसे वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन आदि। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात हो गई, तो अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसी भी दहन की क्रिया होती है जिसमें अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित भी होता है तो दहन की क्रिया संभव हो जाती है। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, उसमें उसके लिए दहन का कार्य नाइट्रोजन करता है। और एक हमारा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन भी दहन का कार्य करता है। क्लोरीन में भी कोई पदार्थ जलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, वायु इत्यादि अन्य सभी भी ऐसी कुछ और भी पदार्थें होती है जो दहन के लिए सहायक होती है। देखिए, दहन का अपोषक किसे कहते हैं। अभी हमने जाना दहन का पोषक उसे कहते हैं जो दहन की क्रिया में सहायक हो। तो अपोषक यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जो सहायक नहीं हो, यानी कि दहन की क्रिया में जो सहायक नहीं होते उसे हम दहन का अपोषक कहते हैं। आते हैं अब अपने परिभाषा पर। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें दहन का अपोषक कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जलता है, वो एक दहन का अपोषक होता है। वहाँ उसके संपर्क में आते ही दहन की क्रिया रुक जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन है, यानी किन किन शर्तों के द्वारा दहन की क्रिया संभव हो पाती है। देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक होती है। पहला हो गया हमारा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अभी हमने बताया कि दहनशील पदार्थ के द्वारा ही यह उसे दहन का पोषक भी कहते हैं। दहनशील पदार्थ उपस्थित नहीं हो तो अभिक्रिया होगी कैसे। अगर अदहनशील पदार्थ जैसे हम कागज, ईंट, पत्थर इत्यादि रख देंगे तो दहन की क्रिया संभव ही नहीं पाएगी। इसके लिए हमें कुछ दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होगी, जैसे हमारा लकड़ी या कागज़ या ऐसी कुछ होगी जो दूध जलाने पर जल्दी से जल जाती है, उसे हम दहनशील पदार्थ भी कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन में भी बताया गया है, किसी पदार्थ का दहन तभी संभव होता है जबकि वह दहनशील पदार्थ हो, जैसे हमारा कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि। यानी या सूखी पत्ती ले लीजिए या कपड़े ले लीजिए, ये सब भी दहन की क्रियाशील दहनशील पदार्थ ही होती है, क्योंकि इन्हें जलाने पर यह तुरंत जलने लगती है। हमारा सेकंड नंबर हो गया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। देखिए, किसी पदार्थ के दहन की क्रिया तभी संभव होती है जब दहन का पोषक पदार्थ जैसे हवा, ऑक्सीजन इत्यादि उपस्थित हो। यानी कि दहन का पोषक, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो दहन की क्रिया में सहायक होती है उसे हम दहन का पोषक कहते हैं। अगर वैसा पदार्थ उपस्थित होता है तो दहन की क्रिया संपन्न होती है। हमारा तीसरा नंबर हो गया ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए, ज्वलन ताप होता क्या है। ज्वलन ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसे हम ज्वलन ताप भी कहते हैं। आइए अब हम परिभाषा से चलते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर
यानी कि जितना कम से कम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर अगर कोई पदार्थ जलने लगे उस ताप को हम उस पदार्थ का, यानी कि मान जाइए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है तो उस 100 डिग्री सेल्सियस को हम उस जल का ज्वलन ताप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और मान लीजिए कि शायद 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारा चाय बन जाता है, तो चाय बनने की जो प्रक्रिया होती है उसका ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी वो उसके ताप पर निर्भर करता है। देखिए, जब किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम होता है तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता है। मान जाइए कि हमारा जल 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, यह एक निश्चित है। अगर हम उसे 80 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस ताप दें तो वो नहीं खौलेगा, क्योंकि वो उसका ज्वलन ताप नहीं है। 100 डिग्री पे खौलता है तो वो उसका ज्वलन ताप 100 डिग्री ही होता है, उससे कम पर वो नहीं खौलेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो उसका ज्वलन ताप नहीं हो पाता है। आई होप आपको यह दहन की क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम नए वीडियो में उसे बताने की कोशिश करें। अब हम आते हैं ज्वाला पर। ज्वाला किसे कहते हैं? देखिए, ज्वाला यानी कि बोलचाल की भाषा में आप समझ लेते हैं कि ज्वाला यानी जब कोई पदार्थ जलता है तो उसमें जो लौ होता है, लौ उत्पन्न होता है, तो उसे हम ज्वाला कहते हैं। ये हमारा हो गया बोलचाल की भाषा में। अब हम आते हैं अपने डिफिनेशन पर। देखिए, ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है। सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं। यानी कि वैसा ही ठोस या द्रव ज्वाला उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनाते हैं। उदाहरण के लिए केरोसिन एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर वाष्प देता है। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा ब्रावो नहीं होगा, यहाँ पर हमारा द्रव होगा। यानी केरोसिन एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर वाष्प देता है। यानी कि जब हम केरोसिन को जलाते हैं तो वह वाष्प के रूप में वायु में मिल जाता है। इसी प्रकार मोम एक ठोस ईंधन है जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाता है। मोम, फॉर एग्जाम्पल आप मोमबत्ती को ले लीजिए। मोमबत्ती हमारा ठोस के रूप में रहता है। जब हम इसे जलाते हैं तो इसका वाष्प बनता है और वायु में जाकर मिल जाता है। अतः केरोसिन और मोम जलाने वाले पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर ज्वाला, यानी कि ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में उपस्थित होने पर ज्वाला कैसी होती है। देखिए, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है, किंतु प्रकाश बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। देखिए, इसमें जो होता है वो जो हमारे ईंधन का होता है, जो दहन करते हैं तो वो पूर्ण रूप से हो जाता है, कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, और इससे जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है तथा उसका प्रकाश भी बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन द्वारा उत्पन्न ज्वाला। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे कि बत्ती वाले स्टोव में जब हम केरोसिन द्वारा ज्वाला को उत्पन्न करते हैं तो उसका रंग हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है, पीला क्यों नहीं। देखिए, आपने देखा होगा कि जहाँ पर ज्वाला उत्पन्न करने के लिए बनाया होता है वहाँ पर आपने चारों तरफ से देखा होगा कि एक कुछ लोहे का लगा रहता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता है, वो सीमित मात्रा में ही पार करता है, जिसके कारण वहाँ पर ज्वाला का रंग नीला हो जाता है और वहाँ का प्रकाश बहुत कम होता है। अब हमने पढ़ा कि ईंधन का इसमें पूर्ण दहन होता है, तो इसमें हमारा ईंधन का काम क्या कर रहा है, इसमें हमारा ईंधन का काम केरोसिन कर रहा है। तो जब हम केरोसिन को जलाते हैं तो उसका पूर्ण दहन हो जाता है तथा वह वाष्प के रूप में बनकर वायु में मिल जाता है। और जो दहन की क्रिया में ज्वाला का रंग होता है वो नीला होता है, क्योंकि उसे सीमित मात्रा में ही वायु मिल पाती है, पूर्ण रूप से वायु नहीं मिल पाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर ज्वाला,
यानी कि ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होती है, यानी अपर्याप्त, उसकी कोई सीमित सीमा नहीं होता है, तो उसकी आपूर्ति होने पर ज्वाला कैसी होती है। देखिए, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से वाष्प के बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। देखिए, जब हम ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, इसमें जो हमारा ईंधन होता है उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिस कारण ज्वाला का रंग पीला होता है। अब देखिए, ईंधन का पूर्ण दहन क्यों नहीं हो पाता है? पूर्ण दहन नहीं होता है तो क्या होता है? ईंधन का पूर्ण दहन तो ऑक्सीजन का पर्याप्त आपूर्ति होने पर नहीं हो पाता है, तथा जब ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है तो बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाता है, और जलाने पर जो तप्त होते हैं, जो जलाने पर उसमें तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वह चमकने लगता है, जिसके कारण हमें ज्वाला का रंग पीला, या ज्वाला का रंग से हमें पीला प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान या प्रदीप्त कहा जाता है, क्योंकि जब कार्बन के कण तप्त होकर चमकते हैं तो वो बहुत ही अधिक चमकीले दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान तथा प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया, लैंप में केरोसिन जलाने पर उत्पन्न ज्वाला पीली एवं प्रकाशमान होती है। जैसा कि हमने लैंप को देखा होगा कि उसके चारों तरफ कांच का एक शीशा लगा रहता है, जिस कारण उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, वो अपर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण कार्बन के कण मिश्रित होकर तप्त होकर चमकने लगते हैं, जिस कारण हमें पीली एवं प्रकाशमान प्रकाश दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का हमारा यह क्लास? आई होप आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक आवश्यक सूचना, यदि आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर इस वीडियो का PDF पा सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है और स्टडी क्लासेस सर्च करना है। आपको हमारे चैनल का लोगो वहाँ प्रोफाइल पिक्चर में दिखाई देगा। आप उसके थ्रू हमारे चैनल में आकर सभी वीडियो का, इस वीडियो का तथा फिजिक्स के वीडियो का भी PDF पा सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।